नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एजेंडा में हम अगले आधे घंटे में बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। तो आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं अपनी पहली खबर की। दिल्ली के जो आज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई है, उससे जुड़ी जो खबर है वो आ रही है। हादसे में इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं और ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में सुचारू रूप से जारी है। घायलों का हालचाल जानने और उनके बेहतर इलाज के लिए खुद दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के उच्च स्तर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह घटना शनिवार को करीब 10 बजे उस समय हुई जब 2 प्लेटफॉर्म पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एकाएक प्लेटफॉर्म बदलने के कारण यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल दिल्ली स्टेशन पर स्थिति सामान्य है। सुबह 6 बजे से यात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। वहीं हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच हादसे के पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी घटना आज दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो गई है, जिसमें भगदड़ मच गई, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत और करीब 12 लोगों के घायल होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इसी घटना पर और जानकारी लेने के लिए हम जुड़ते हैं दिल्ली से अपने संवाददाता अभिषेक सिंह से। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ताजा अपडेट है। लगा किन्हीं कारणों से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, इसी को लेकर के जो है आगे हम ताजा अपडेट उनसे लेंगे। अभी उनसे हमारा लिंक नहीं हो पा रहा है। इस घटना पर कई विपक्षी नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर राष्ट्रपति ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने दिल्ली स्टेशन भगदड़ पर दुख जताया है। आए गए हैं जिनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, वो दो ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटफॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए और अभी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम मीडिया से थोड़ी देर में शेयर करेंगे वंस वी गेट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी एज ऑफ नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी ट्रेन्स आर मूविंग। अभी आप जैसे फुटओवर ब्रिज से आए हैं, नीचे आए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज़्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई। समाचार में वक्त हो गया है ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। इसके बाद ये लेना क्या है? इसके बाद पता नहीं, कुछ बताते नहीं है। इसके बाद क्या लेना है? पूछ लीजिए। करवाइए सेट, यहाँ कुछ है ही नहीं मेरे पास। कुछ नहीं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। आज के एजेंडा में आपके फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रयागराज में जारी महाकुंभ की। महाकुंभ में अब समापन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी यहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन की 51 करोड़ की शुभ संख्या
का आंकड़ा पार कर लिया है। महाकुंभ अब सबसे बड़ा समागम बन चुका है। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आज 35वां दिन है। वीकेंड होने के कारण आज घाटों पर ज्यादा भीड़ है। तड़के से ही काफी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए और जगह जगह लग रहे जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहां किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। महाकुंभ स्नान को लेकर ताजा जानकारी के लिए महाकुंभ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास सिंह। तो आइए उनसे बात करते हैं, वहां के ताजा हालात की जानकारी लेते हैं। विकास जी, आप तक हमें आवाज आ रही है? विकास, महाकुंभ का आज 35वां दिन है और जो 51 करोड़ का शुभ आंकड़ा है वो श्रद्धालुओं की संख्या वो पार कर गई है। कैसा उत्साह दिख रहा है और किस तरह का माहौल आप वहां देख रहे हैं? विकास, देखिए, उत्साह ऐसा है, आस्था ऐसी है कि जिसका रंग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आपने जिस बात का जिक्र किया, 51 करोड़ 47 लाख लोग कल तक स्नान कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि 10 बजे तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है, ये तकरीबन 59 लाख लोगों ने अभी सुबह ही आस्था की डुबकी लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या में बिल्कुल कमी नहीं हो रही है। लोग देश भर से यहाँ आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर चूंकि शनिवार और इतवार होता है, कल भी 1 करोड़ के तकरीबन लोगों ने स्नान किया था और आज रविवार है, छुट्टी का दिन होता है, तो आज भी बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आने वाले सभी मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या है और इसी के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को आज भी नो व्हीकल जोन बनाया गया था। विकास जी, जैसे कि भीड़ बढ़ रही है, ये माना जा रहा था कि जैसे से महाकुंभ के स्नान, पवित्र स्नान खत्म होगा और श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी, लेकिन क्योंकि वीकेंड पड़ रहे हैं और छुट्टियों के में इन श्रद्धालुओं की भीड़ों की संख्या को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, तो यातायात मैनेजमेंट को लेकर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? देखिए, ये मैनेजमेंट उसी तरीके से किए गए हैं जैसा मुख्य स्नानों के दिन होता है। शनिवार इतवार को चूंकि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में वो सारे नियम कायदे लगाए गए हैं जो आमतौर पर प्रमुख स्नानों में लगाए गए हैं। नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित किया गया है। शटल सेवाओं की संख्या ज्यादा लगाई गई है, लोगों को लाया ले जाया जा सके। पार्किंग एरिया वैसे वही बनाए गए हैं जहाँ पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग की जाए। रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, इन सब जगहों पर जो है 8 रेलवे स्टेशन है प्रयागराज के, इन सभी जगहों पर कैसे श्रद्धालु वहां पर नियरेस्ट मेला क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, उसके लिए ई रिक्शा समेत तमाम शटल सेवाओं की व्यवस्था की गई है। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल भी चल देते हैं, जिनको रहता है क्योंकि बहुत दूरी नहीं होती है। और हम देखते हैं कि आस्था का रंग में रंगे ये श्रद्धालु बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से चलते हैं। आमतौर पर दीपाली जी, हम लोगों ने देखा होगा वैष्णो की जो 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसी तरीके का कुछ दृश्य रहता है, लेकिन संख्या उसके कई गुना रहती है। लोग चले जाते हैं और संगम रोड पे जाकर कोई स्नान करता है, कोई झोसी की तरफ से और कोई अरेल की तरफ से। जी विकास, जैसे अब अंतिम स्नान जो शिवरात्रि पर 26 फरवरी को होना है, उसको भी लेकर किस तरह की तैयारियां यातायात को लेकर, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो और चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर रेल और बस की अतिरिक्त व्यवस्था हो, उसको लेकर किस तरह की अतिरिक्त व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है? जी देखिए, मेला क्षेत्र में जो बनाए गए थे नियम कायदे, डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, एकल दिशा मार्ग बनाया गया है कि आप एक तरफ से एक रास्ते से आएंगे और दूसरे रास्ते से लौटेंगे। यही सारी चीजें चूंकि प्रमुख पर्वों में था, जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, अब जैसा 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, उस दिन संख्या बढ़ सकती है काफी। तो उसके मद्देनजर प्रशासन के पास, मेला प्रशासन के पास तो बड़ा प्लान पहले से ही तैयार है, जिस पर काम कर रहे हैं। हर शनिवार रविवार 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा स्नान कर रहे हैं और औसत अगर देखा जाए प्रतिदिन का, तो लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन का औसत है श्रद्धालुओं का आने का मेला क्षेत्र में। तो मेला क्षेत्र में जिस तरीके से अभी तक सफलतापूर्वक अंदर काम चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था है, वो सारी चीजें जो प्लान चल रहा था उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी कि मेला अंतिम दौर में है और अपना काम अब ढीला कर दिया जाए। जिस तरीके से जो तरीके काम चल रहा था उसी तरीके से मेला प्रशासन आगे भी काम निरंतर करता रहेगा। पुलिस की तरफ से कहा गया है, उनके डीजीपी ने भी कहा कि विकास जी से कल भी जो है वो मेला क्षेत्र में कल जैसे मेला क्षेत्र में कल भी एक अग्निकांड हो गई थी, घटना हो गई थी। आज पिछले दिनों भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस पर काबू पा लिया गया। तो किस तरह का माहौल है और किस तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? जी देखिए, मेला क्षेत्र में अगर आग की जो भी घटनाएं हुई थी, चंद मिनटों पे ही आग पे काबू पा लिया जाता है
क्योंकि इस तरीके से वहां मेले से शुरुआत से पहले ही वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी अग्निशमन विभाग के लिए कि हर एक क्षेत्र में अलग से बना रखा गया है अग्निशमन विभाग, जहां पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मोटर बाइक, इन सबों में व्यवस्था की गई है फायर पुलिस की कि वो चंद मिनटों के में रिस्पॉन्स करे। और यही होता है कि जब भी अगर छोटी मोटी कोई आग लग जाती है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र ऐसा है जो टेंट पे रहता है, टेंट और लकड़ी के सामान काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसकी संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसलिए लोगों से अपील भी की जाती है कि वो खाने का प्रयोग बिल्कुल टेंट में बिल्कुल ना करें, खाना बनाने का काम या माचिस की तीली जलते हुए और अग्निज्वलित जो भी पदार्थ है इन पे संयम बरतें। अगर छोटी मोटी लापरवाही के कारण अगर कोई घटना होती है तो चंद मिनटों पे ही अग्निशमन विभाग वहां पहुंचकर उस आग पे काबू पा लिया है। हमने लगातार देखा है, जो 2-3 वाकये हुए हैं यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में। जी विकास जी, तो जैसे कहा जाए महाकुंभ अपने समापन की ओर है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह उसमें कहीं कोई कमी नहीं देखी जा रही है। हमें जानकारी देने के लिए विकास आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आस्था के कुंभ में श्रद्धालुओं के उत्साह में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ साधु संतों के भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। महाकुंभ में आज से कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन विषय के साथ जलवायु सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। इसमें धर्मगुरु, पर्यावरणविद व अन्य सामाजिक संगठन शामिल होने वाले हैं, जिसमें करीब 450 धर्मगुरु, 140 विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस सम्मेलन का विषय कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन रखा गया है, जिसमें जलवायु संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, गंगा संरक्षण और सतत विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ आज से महाकुंभ में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल शुरू हो रहा है। यह फेस्टिवल 18 फरवरी तक यानी 3 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें 200 की जो प्रजातियां हैं वो पक्षियों का वो महाकुंभ इसमें होगा। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष जी, क्या जानकारी है, किस तरह का यह सम्मेलन है और किन बातों पर विशेष रूप से इसमें विचार विमर्श किया जाएगा? संतोष। बिल्कुल, देखिए इसका विषय ही रखा गया है कि कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, लगभग दुनिया के सभी देश जो है वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं। और ऐसे में कुंभ जैसे जहां पर महामेला लगा हो, 50 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, और वहां पर ऐसा आयोजन करना जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो कहा जा सकता है कि बड़े दूर तक एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। इसमें देखिए धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, एनजीओ की बड़ी भूमिका होने वाली है, सरकार की भागीदारी तो है ही है, इसके साथ साथ युवाओं को भी शामिल किया गया है, क्योंकि युवा ही इस पूरे अभियान को, जलवायु परिवर्तन को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत पहले से भी जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कई बड़े लक्ष्यों के साथ चल रहा है। 2070 का एक बड़ा लक्ष्य भारत लेकर चल रहा है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 2030 का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है, और इसीलिए लगातार COP26 की बात करें, COP29 की बात करें, भारत हमेशा जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करता रहा। लेकिन अभी कुछ राज्यों को इसमें और आगे आना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो यानी कि केंद्र सरकार तो 2014 के बाद से लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बोलते रहे कि पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ये सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। जलवायु परिवर्तन का असर जो है भूखमरी में पड़ता जाएगा, जलवायु परिवर्तन का असर जो है खाद्यान्न संकट को बढ़ाएगा, जलवायु परिवर्तन का जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का असर हम मौसम में देख रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, बारिश का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता और चुनौती। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब COP26 गए, COP29 गए, वहां पर जो सम्मेलन लिया, बैठक की, वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और शायद ये जो महाकुंभ से इसकी शुरुआत हुई है, ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इसका असर, इसका संदेश दुनिया के कई देशों तक पहुंचेगा, जहां पर 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। हर श्रद्धालु के अंदर कहा जा सकता है कि एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सिर्फ आस्था का नहीं, सिर्फ धर्म का नहीं, कि जब वो महाकुंभ से लौटे तो प्लास्टिक मुक्त पे बात करें, पर्यावरण को बेहतर करने पे काम करें। और शायद ऐसा सम्मेलन जो है इसकी कहा जा सकता है युवाओं को बहुत प्रेरित करेगा। जी जी हाँ संतोष जी, बात की जाए अगर महाकुंभ की, तो इसमें गंगा यमुना सरस्वती के मिलन की बात की जाती है, इस पवित्र स्नान की बात की जाती है, और ये सब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं इसमें गंगा स्वच्छता के विषय पर भी इस सम्मेलन में बात होगी? बिल्कुल, स्वच्छता एक बड़ा अभियान 2014 के बाद से जिस तरीके में लोगों के अंदर जागरूकता आई है, स्वच्छता जो है लोगों के विचारों में शामिल हुई। हम अपने आसपास देखते हैं कि किस तरीके से लोग सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं
कि नहीं, आसपास हमें स्वच्छ रखना है। तो ये जागरूकता आई है। जो स्कीमर बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा आज, जो स्कीमर पक्षी चुना गया है, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास पहुंच रही है। इससे पहले बहुत संख्या कम थी। स्कीमर वो पक्षी होता है कि वो नदियों के किनारे रहता है, झीलों के किनारे रहता है, जो दलदली जगह है, जिसको हम वेटलैंड बोलते हैं, जो नम जगह, वहां पर पाया जाता है। यानी कि इनकी संख्या अगर लगातार बढ़ रही है तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नदियों का पानी साफ हो रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो सुधर रहा है। शायद इसीलिए जो बर्ड फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है महाकुंभ में, या जो कहा जा सकता है जलवायु परिवर्तन को लेकर काम किया जा रहा है, वो पक्षी की बढ़ती संख्या बताती है कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की नदियों का पानी साफ हो रहा है, वेटलैंड बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। जब हम पर्यावरण को लेकर बात करते हैं, जब हम नदियों को बचाने को लेकर काम करते हैं, तो बड़ी नदियां तो साफ हो रही हैं, लेकिन छोटी नदियों पर भी बड़ा फोकस करना होगा। गांव के उन तालाबों पर बड़ा फोकस करना होगा, गांव के उन कुओं पर बड़ा फोकस करना होगा, जो कभी भारत की संस्कृति सभ्यता हुआ करती थी, वो तालाब, वो कुआं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में कहें या फिर 20 से 25 सालों में अतिक्रमण बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, और जो तालाब थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए, उस पर भी बड़ा काम करने की जरूरत। और जो महाकुंभ में कहा जा सकता है कि ये जलवायु महाकुंभ आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय से एक सम्मेलन होने जा रहा है, ये एक बड़ा संदेश देगा और खासतौर से युवाओं को बड़ा संदेश देगा। अब इसमें एजुकेशन सेक्टर को भी आगे आना होगा, जो शिक्षण संस्थान है, सबको अपनी भूमिका अदा करनी होगी। तब जाकर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर, पर्यावरण को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। जी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जाइए प्रकृति हो, जलवायु हो, नदियां हो, और इस सब चीज जो जुड़ी हुई है इंसान से जुड़ी है, और इन सब पर इस समय जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर देखा जा रहा है। तो इस पे हम सबको विचार विमर्श करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भी आज से शुरू हो रहा है। तो इलाहाबाद की बात करें तो इस समय एक सुंदर नजारा लोगों को दिखाई देता है, जब कुंभ में लोग साइबेरियन पक्षी जो वहां से प्रवास करके इन दिनों यहाँ पर आते हैं, तो उसको लेकर भी करीबन 200 प्रजातियां बताई जा रही हैं कि बर्ड की यहाँ विदेशी आई हुई हैं। तो ये फेस्टिवल कितना मायने रखता है इस दिशा में, उनके संरक्षण को लेकर के? जी बिल्कुल, बर्ड संरक्षण को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये फेस्टिवल बहुत मायने रखता है। युवाओं को हम समझा पाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से पक्षी हैं, उनके बारे में बता पाएंगे। और जब महाकुंभ लगता है, हम वहां महाकुंभ में थे, लगभग 150 से 200 नई ऐसी प्रजातियां वहां पर पहुंचती, जैसे साइबेरियन पक्षी का आपने जिक्र किया, हजारों की संख्या में आती है। जो साइबेरियन पक्षी हैं या फिर जो बर्ड लगातार वहां पर पहुंचते हैं, इसका मकसद यही है कि पानी साफ है, वहां का जी संतोष जी, इस पूरे विषय पे हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंभ से ही हमारे साथ पूजा जुड़ रही है, पूजा पांडे, जो हमें बताएंगी कि जो कुंभ, जो आस्था और जलवायु परिवर्तन, इस पे जो सम्मेलन हो रहा है, इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। तो इस पे ताजा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पूजा पांडे के साथ। पूजा महाकुंभ लगातार जारी है जी पूजा, और इसमें सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर जो उत्साह है और मजबूती से नजर आ रहा है। भारी भीड़ में लोगों का पहुंचना हो रहा है, और इसी को लेकर नो व्हीकल जोन यानी वीकेंड को लेकर भारी भीड़ को लेकर ये घोषणा की गई है, यानी कि कोई भी जो गाड़ी है यहाँ पर नहीं आ जा सकेगी। और इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आज उनका महाकुंभ में आना है। और इस दौरान सेक्टर 5 में यानी 25 में जलवायु सम्मेलन कार्यक्रम में वो सीधे शामिल होंगे। और यहाँ पर स्वर वेद महामंदिर ट्रस्ट सदाफर आश्रम भी जाएंगे, और सेक्टर 21 स्थित प्रदीप मिशन कथा में भी वो शामिल होंगे। और इस दौरान ये कयास भी लगाई जा रही है, ये भी संभावना है कि कई तरह के जो बदलाव है यहाँ से देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के खास तौर पर जो निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े हुए दे सकते हैं। और उनका जो यहाँ पर आना है वो करीब यहाँ बताया जा रहा है कि 1 बजे है। हालांकि इसमें बदलाव भी हो सकता है, पर जिस तरह से मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुंचना होगा, जो उत्साह है वो यहाँ पर तीर्थयात्रियों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच डबल हो गया है। एक तो यहाँ पर जो लोग हैं बिना रुके बिना थके पहुंच ही रहे हैं, और इस बीच मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से निगरानी बनाए हुए हैं, इसकी जो सराहना है, इसकी जो संतुष्टि है लोगों के बीच भी देखने को मिल रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार अपने आवास पर, अपने कार्यालय में मॉनिटरिंग कर रहे हैं वॉर रूम से, और जरूरी जो निर्देश दे रहे हैं, ये लोगों तक खबर पहुंचे, और लेकर जो लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो वाह है, किसी भी प्रकार की जो सियासत है वो काम नहीं आ रही है, और लोग बिना रुके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पूजा, हमें इस मामले पे ताज़ा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम।
हाँ हाँ हाँ, यस यस। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। आज के एजेंडा में आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर जो है वो जुड़ी है सपा से। रणबीर लाबादिया की विवादित बयान के बाद यूपी प्रशासन भी सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अब इसी कड़ी में महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी व्यापार सभा के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद राजधानी लखनऊ में सियासी माहौल गर्मा गया है। बता दें कि महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने सपा नेता मनीष जगन को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश मिले हैं। इस गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। आइए अब बताते हैं कि इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या टिप्पणी की है। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के लिए तमाम अपशब्दों, तमाम विश्लेषणों जिनका उपयोग सब समाज में नहीं किया जाता है, और एक भाषाई आतंकवाद जैसा शब्द उसके लिए उचित रहेगा। क्या यह आपकी सहमति से हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को जो दंड है और जो इस तरह की भाषाई मर्यादाओं को लांघ रहे हैं उनको अंकुश में रखिए और उन पर कार्रवाई करिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है अखिलेश यादव जी, आप भी इससे सहमत नहीं होंगे, तो कम से कम समाजवादी पार्टी को एक माफीनामा जारी करना चाहिए। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मी तेज है। तमाम नेताओं के बीच सीएम के नाम पर सहमति के लिए मीटिंग जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम के नाम पर सहमति बन जाएगी। भाजपा, जिसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली है, वो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसे लेकर सस्पेंस जारी है। वहीं आज कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के चयन के लिए जल्दी पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी होगी। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुआ था। एक सप्ताह बाद भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने का इंतजार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बढ़ सकती हैं। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रिनोवेशन हुआ था, शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को शीश महल के पुनर्निर्माण का आदेश दिया है। इसके अलावा 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के विस्तार के लिए खर्च और संपत्तियों के विलय की जांच कराने के भी आदेश दिए गए हैं। अब इन मामलों की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे केजरीवाल सरकार पर और दबाव बढ़ सकता है। सीवीसी ने CPWD से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है कि 8 एकड़ में फैले शीश महल के निर्माण के लिए भवन नियमों की अवहेलना की गई। बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों और सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपके कई नेता विधायकों पर पहले से मामले दर्ज हैं। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी मामले पर दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज जुड़ गए हैं, उनसे हम इस मामले पर ताजा अपडेट लेते हैं। क्या जानकारी है सीवीसी की जांच की शीश महल को लेकर? जी धीरज जी।
दिल्ली के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। और जो 6 फ्लैग रोड जिसके बारे में आपने बताया कि वहां पे शीश महल का निर्माण हुआ, और जो बताया गया जो रोहिणी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से CWC को एक शिकायत भेजी गई थी, और शिकायत में ये कहा गया था कि जो शीश महल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। और जो सबसे पहले ये बताया गया था कि शीश महल के निर्माण की समय का हमारे पास अभाव है धीरज जी समय का अभाव है, इसलिए आपसे हम ताजा जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दी जन्मति, नमस्कार।